अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंड प्रोबेबिलिटी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी 2-3 एप्लीकेशन जो हैं वो मेंडल साहब ने हमें बताई थी। मेंडल का जो बैकग्राउंड था, मेंडल साहब का जो ग्रीकर जो मेंडल थे उनका जो बैकग्राउंड था वो हम जानते हैं, वो मैथमेटिक्स था। तो मैथमेटिक की बैकग्राउंड होने की वजह से उन्होंने जब क्रॉस करवाना स्टार्ट किए तो उनको अलील का और क्रोमोसोम का किसी भी तरह का या जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि ये जो हमारे पास ट्रेट आते हैं जो कि राउंड होते हैं, टाल होते हैं या डवाफ होते हैं, येलो होते हैं या ग्रीन होते हैं, ये जो हमारे पास ट्रेट आते हैं जो कि उसने होमोजाइगस ट्रेट डेवलप किए थे 7 तरह के, उन्होंने इसको एक रूल के तहत डिस्क्राइब करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट रूल के बारे में बताया। हम आगे जाके प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है और हम इसको कैसे समझते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की या स्टैटिस्टिक की। तो हम जानते हैं कि जो मेंडल साहब थे उनका बैकग्राउंड था वो मैथमेटिक्स का था। वो एक मैथमेटिक्स की उनके पास नॉलेज था जिसकी वजह से, बट वो एक बायोलॉजिस्ट नहीं थे। लेकिन जब वो क्रॉसिंग ओवर करा रहे थे डिफरेंट प्लांट की जिनके अंदर राउंड सीडेड प्लांट हो सकते थे या रिंकल सीडेड प्लांट थे, उन्होंने एक पैटर्न ड्रॉ किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि उन्होंने पहले ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस करवाए हैं। ज़रा इन पॉइंट को गौर कीजिएगा और जितने भी मेंडल साहब के क्रॉस हैं या जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इसी हवाले से आएंगे कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस करवाया पहले, सबसे पहले। और हम जानते हैं कि हम लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर हम देख चुके हैं कि ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस क्या है। तो उन्होंने पहले ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस करवाया। दूसरा, उन्होंने जो हमारे पास, इसको हम ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस को P1 भी कहते थे, ठीक है। फिर P1 के बाद उन्होंने जो क्रॉस करवाया, इनकी जो नस्ल थी उसे हम नाम देते थे F1, और F1 से क्रॉस करवाया जिसका नाम था सेल्फ क्रॉस, ठीक है। F1 से क्रॉस करवाया तो हम जानते हैं कि ये कौन सा क्रॉस हुआ, ये सेल्फ क्रॉस हुआ। एंड देन उन्होंने अपने जो हमारे पास F1 आया, F1 के रिजल्ट को, यानी F1 जनरेशन के बाद हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी, F2। उन्होंने F2 का क्रॉस, जो F1 से जो जनरेशन बनी F2, और F2 का क्रॉस उन्होंने बैक क्रॉस करवाया था ताकि वो अपने रिजल्ट्स को चेक कर सके। हमने लास्ट टाइम इन बातों के बारे में गौर किया था कि मेंडल साहब ने यूं अपने रिजल्ट्स कंक्लूड किए हैं, यूं बताए हैं। हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले आप डेफिनेशन के बारे में गौर कीजिए। तो चांस टू अकर अ फिनोमिना और एन इवेंट, ये देखिए हमारे पास ये है डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की कि किसी फिनोमिने के होने में या किसी दो या मल्टीपल इवेंट में से किसी स्पेसिफिक फिनोमिने के होने के जो चांसेस हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो वर्ड है ये बताता है कि अगर हमारे पास एक सिक्का हो और सिक्के की या तो हेड होगा या टेल होगी, अगर हम हेड या टेल में से हम सिक्के को उछालें तो जब वो जमीन पर गिरेगा या ऊपर आएगा हेड या आएगी टेल। तो इसी तरह से ये एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड थी। उन्होंने भी ये कहा कि किसी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए दो ही तरह के ट्रेट थे उनके पास, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए दो ही तरह के ट्रेट थे, या तो लॉन्ग प्लांट थे यानी टॉल प्लांट थे या ड्वार्फ प्लांट थे। तो उन्होंने कहा इन दोनों में से कोई ही एलिमेंटन आगे जाएगा। तो आगे देखिए हमारे पास स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी के इवेंट के लिहाज से हम इसको यूं देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल है नंबर ऑफ इवेंट जो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिनको हम n से बता रहे हैं, और ये जो हमारे पास a है ये कोई एक इवेंट हो सकता है कि उन मल्टीपल इवेंट से। ये हमारे पास टोटल
इवेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिक्के की बात की, तो उनमें कोई एक इवेंट आएगा, प्रोबेबिलिटी एक आएगी, तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, यानी 2 में से 1 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फार्मूला आपको आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद मेंडल का जो बिलीफ था वो कहते थे ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन के दौरान अलील पेयर यानी कि एलिमेंटन पेयर, जिन्होंने अलील के बारे में तो वो नहीं जानते थे, बट वो एलिमेंटन का वर्ड यहाँ पर यूज करते थे। अलील पेयर क्या फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन का रूल फॉलो करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं। बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी है तो वो एक रूल को फॉलो करेंगे, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी रूल। तो प्रोबेबिलिटी रूल के अंदर हम ये देखते हैं, हमने अभी देखा कि ये जो बातें की हैं मेंडल के बिलीफ के मुताबिक कि गमीट फॉर्मेशन में जो हमारे पास अलील पेयर हैं वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का लॉ फॉलो करते हैं। बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन रूल वो क्या फॉलो करते हैं? प्रोबेबिलिटी के रूल को फॉलो करते हैं, और प्रोबेबिलिटी का रूल हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू इनहेरिट डोमिनेंट फिनोटाइप इन F1 is 100%, but to inherit recessive phenotype is 0%। दोबारा से सुनिए, ये स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। वो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग हमारे पास दो तरह, ये हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगर हम इस एक पेरेंट P1 के एक पेरेंट को देखें तो ये हमारे पास किस तरह के हैं? ये हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट है, ठीक है, ये राउंड सीड प्लांट थे, ठीक है। जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं डवार्फ सीड प्लांट्स के साथ या डवार्फ सीड प्लांट के साथ, तो आप देखते हैं कि क्रॉस कराने से पहले हम क्या कराते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं? हम पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एंड पुन्नेट स्क्वायर के मुताबिक हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है उसके अंदर जो फिनोटाइप आती है वो राउंड सीड आती है। आप देखिए, हम इसको राउंड सीड कह रहे हैं, ये हेटेरोजाइगस राउंड सीड है, ये भी हमारे पास हेटेरोजाइगस राउंड सीड है। इसके अलावा ये भी हमारे पास हेटेरोजाइगस राउंड सीड है, ये भी हेटेरोजाइगस राउंड सीड है। तो फिनोटिपिकली राउंड सीड जो आए हैं वो हमारे पास, वो कितने आए हैं? 4। कितने में से आए हैं? 4 में से आए हैं। तो 100% चांसेस हैं किसके? 100% है किसकी? राउंड सीड की। और इस तरह से जीनोटाइप हम चेक कर लें कि यहाँ पर डोमिनेंट जीनोटाइप के या राउंड सीडेड जीनोटाइप के कितने हमारे पास प्लांट आए हैं, तो वो भी 4/4 है, यानी वो 100% आए हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है, बट हेटेरोजाइगस हैं। इसके बाद ऑल आर हेटेरोजाइगस राउंड सीड प्लांट। अगर आप इस सारे के सारे क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, जैसे मैंने ये कहा कि ये मोनोहाइब्रिड ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस है, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस। अगर हम ये जो क्रॉस अभी पुन्नेट स्क्वायर ने हमने देखा है, अगर हम इसको देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू इनहेरिट डोमिनेंट फिनोटाइप, किसी भी ऑफस्प्रिंग की कि वो विरासत फिनोटाइप ले किसके अंदर? इन F1 जनरेशन में। तो बेटा हमारे पास देखिए कौन सी जनरेशन आई है? F1 जनरेशन आई है ना। तो F1 जनरेशन में is 100%, but to inherit recessive phenotype 0%, यानी कि डोमिनेंट या राउंड सीड प्लांट की जो इनहेरिट लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस में, जब आपस का हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो राउंड सीडेड या टॉल प्लांट आने की तवक्को है, प्रोबेबिलिटी है, वो 100% है। ये बात दुरुस्त है, हमने ये यहां पर देख लिया। यही बिलीव था मेंडल का।
यही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यही है कि आप किसी चीज के बारे में पेशन गोई करते हैं कि आप दो इस तरह के प्लांट का क्रॉस करवा रहे हैं जो कि ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है और मोनो हाइब्रिड है। जब आप उनका क्रॉस करवाएंगे तो आप कह सकते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी के एतबार से 100% हमारे पास राउंड सीड प्लांट आएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि यार ड्वार्फ कितने आएंगे तो आप कहेंगे 0% आएंगे, बिकॉज हमारे पास हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो राउंड सीड का अलील है ये आप देख लें ये मौजूद है, तो ये कभी भी ड्वार्फ के करैक्टर को शो नहीं होने देगा। अब हम F2 का ये जो हमारे पास F1 आए हैं, F1 का F1 जनरेशन से क्रॉस कराते हैं, तो फिर हमारे पास कौन सी क्रॉस आएगी? ये देखिए F1 का F1 से हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया शुरू में। सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो जनरेशन क्या आएगी? F2 आएगी। हम इसी हेटेरोजाइगस राउंड सीड प्लांट का सेल्फ क्रॉस करवाएं तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। मसलन प्रोबेबिलिटी इन F2 जनरेशन के अंदर क्या होगी? शाबाश, आप बता सकते हैं ये जो हम क्रॉस करवाने लगे हैं ये सेल्फ क्रॉस होगा, ठीक है। ये कौन सा? सॉरी, F1 का F1 से होगा, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएंगे वो क्या आएंगे? F2 आएंगे। तो देखिए F1 का F1 से क्रॉस करवाया और सेल्फ क्रॉस हुआ, हमने गैमेट बनाए और गैमेट बनाने के बाद हमने ये देखा कि होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट आते हैं सिंगल, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट आते हैं या होमोजाइगस रिंकल प्लांट आते हैं, वो क्या आते हैं? सिंगल। और जीनोटाइप के एतबार से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या राउंड सीड प्लांट आते हैं कितने? 2। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी के रूल को बता सकते हैं, यानी कि हम इस करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से? रिजल्ट क्या आते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप आती है 3/4, यानी राउंड सीड हमारे पास कितने आए हैं? 3। कितने? 3 आए हैं, कितने में से? 4 में से। और रिसेसिव फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितने हैं? 1। तो 1/4 इज इक्वल टू 25/100 और 3/4 इज इक्वल टू 75/100। तो देखिए जब भी हम प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज को, प्रोबेबिलिटी का तो एक मतलब ये भी होता है कि परसेंटेज निकलना किसी टोटल नंबर ऑफ इवेंट में से किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ इवेंट का आना। तो देखिए हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी आई है F2 के अंदर, तो ये क्या आई है? 3/4 आएंगे क्या? हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट आएंगे। और इसके बाद रिसेसिव फिनोटाइप वाले कितने आएंगे? वो आएंगे सिंगल। ये जो फिनोमिना है इसको हम प्रोडक्ट रूल के तहत आगे जाके मेंडल साहब ने इसको डिस्क्राइब किया है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी F1 जनरेशन की प्रोबेबिलिटी और F2 जनरेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए दोनों के दोनों इवेंट थे, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नतीजे में हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हुए हैं। तो वो कहता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मिला के हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। जब हम दो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को आपस में जमा कर दें तो हमारे पास जो रूल आता है उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके अंदर हम देखें कि राउंड एंड येलो फिनोटाइप इन F2 इन डायहेब्रल क्रॉस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अगर हम डायहेब्रल क्रॉस के अंदर आने वाली प्रोबेबिलिटी या जो हमारे पास रेशो आई है उसके अंदर हमने दो करैक्टर को, जो भी हम डायहेब्रल क्रॉस करवाते हैं तो हम दो करैक्टर को लेते हैं, दो ट्रेट को लेते हैं। टू ट्रेट के जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनको जमा कर दें तो हमारे पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। वो इक्वल होती है किसके? जो हमारे पास डायहेब्रल क्रॉस आता है उसके, यानी सिंगल क्रॉस
विल बी इक्वल टू डाईहेब्रिड क्रॉस, यानी सिंगल स्टेट का क्रॉस जब हम कराते हैं वो इक्वल होता है किसके, डाईहेब्रिड क्रॉस के, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। मसलन हमारे पास आए राउंड एंड येलो, हम जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देखा था तो हमने डाईहेब्रिड क्रॉस करवाया। हमने वहां पर जो फिनोटिपिक रेशो निकाली थी वो रेशो निकाली थी 9:3:1 निकाली थी। देखिए डाईहेब्रिड क्रॉस के मुताबिक हमने जो रेशो निकाली थी वो तो यही निकाली थी ना, 9:3:1। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे, 16। 16 में से राउंड एंड येलो कितने थे, वो थे 9। 16 में से राउंड एंड येलो वाले प्लांट कितने थे, वो थे 9। तो अगर हम इसकी राउंड की प्रोबेबिलिटी 3 निकाल रहे हैं एंड देन येलो की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, वो क्या आती है, 3 आती है मोनोहेब्रिड क्रॉस में, तो देन इट विल बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डाईहेब्रिड क्रॉस में, इट विल बी 9/16। इसी तरह से हम किसी और ट्रेड को भी ले सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का एक फिनोमिना था, छोटा सा टॉपिक था, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बार बार देखिएगा। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स आपकी क्वेश्चंस के सवालात या क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। लेकिन आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। इसकी कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।